कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। आज हमारे साथ यहाँ पर 70th बीपीएससी टॉपर भाव्याकृति हैं और जैसा इनका नाम है भाव्याकृति, वैसे इन्होंने कीर्तिमान भी स्थापित किया है 70वीं बीपीएससी परीक्षा में। तो आज भाव्याकृति से बात करेंगे। भाव्याकृति क्लासरूम स्टूडेंट भी हैं, तो भाव्याकृति से जानेंगे कि पूरा क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहा है। हालांकि मैंने तो इनको बहुत नजदीक से तैयारी करते हुए देखा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि यहाँ पर जितने बच्चे हैं आज भाव्या उनको बताएंगे कि किस प्रकार से तैयारी की जाती है, और स्पेशली जो महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो आज इन सारे मुद्दों पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले भाव्याकृति, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले ना बेसिक, तो जैसा आपने बोर्ड मेंबर को दिया होगा, तो वैसे थोड़ी सी बेसिक एक आप अपने बारे में जानकारी दे दें तो वो सही रहेगा। मेरा नाम भाव्याकृति है। मैंने अपनी पढ़ाई क्लास 10 तक कामल हाई स्कूल और 12 नॉटिंघम से की। मैंने अपनी ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से की है। मैं 2022 पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। मैंने 2 बार यूपीएससी भी दिया है और ये मेरा पहला बीपीएससी अटेम्प्ट था। ओके, तो फर्स्ट बीपीएससी अटेम्प्ट, 117वां रैंक, डीवाईएसपी, कैसा लग रहा है? फीलिंग ब्लेस्ड एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स एवरीबॉडी जिन्होंने मुझे हेल्प किया, माय टीचर्स, माय पेरेंट्स, एंड उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। बिल्कुल। तो जब सबसे पहले जब रिजल्ट आया, तो मतलब जब आपने लिस्ट में नाम देखा, एक तो चेयरमैन सर आए थे तो बहुत लंबे समय से वो स्पीच दे रहे थे, तो वो धक धक वाला माहौल उस समय रहता है। तो उसके बाद जैसे ही आपने जब देखा कि आपका नाम है लिस्ट में, तो कैसा उस समय का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए कि कैसे सर्च किया, क्या किया? सर बहुत धक धक हो रहा था, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही थी। सबके पीडीएफ का ही वेट कर रहे थे कि कब पीडीएफ आएगा। पीडीएफ जैसे ही खोला, अपना रोल नंबर मैंने सर्च किया एंड वो आया। एंड उसके बाद आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स कि मतलब कैसा हुआ। मेरी माँ बगल ही में बैठी थी, हम दोनों ने मिलकर पता नहीं 5 मिनट तो दोनों मिलके, लाइक इट वाज अनरियल। मेरी बहन सबके आंखों में आंसू आ गए, मेरे पापा के भी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि एक कलेक्टिव एफर्ट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक इमोशनल मोमेंट भी है। फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में जब बिटिया इस प्रकार का काम करती है, तो एक बड़ा अचीवमेंट फील होता है पूरे परिवार के लिए, पूरे सोसाइटी के लिए, पूरे आपके गांव वाले, शहर वाले, पूरे बिहार वाले जो है वो एक अचीवमेंट फील करते हैं। तो आप थोड़ा सा ना अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताइए, क्योंकि देखिए ये पहला अटेम्प्ट है, तो बहुत बार बच्चों को ऐसा लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो निकलेगा ही नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो होगा ही नहीं, तो बहुत बार ऐसा फील आता है। तो मैं यहाँ पर बस जानना चाहता हूँ कि एक बेसिक प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी जो कैसी थी आपकी, उस पर थोड़ी सी बात कर दीजिए। जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप जब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करें, आपको उसमें जंप इन नहीं करना है। पहले आपको अपना सिलेबस, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आप सिलेबस पता करिए, आप क्या पूछा जाएगा क्या है। सेकेंडली आपको एग्जाम पैटर्न की भी, क्योंकि आप जो रिसर्च करेंगे, फाउंडेशन बनाएंगे, आप उसी हिसाब से पढ़ेंगे। तो मैंने सबसे पहले यही किया था, मैंने सिलेबस प्रिंट आउट कराया था, मैंने देखा कि आखिर पूछा क्या जा रहा है। फिर मैंने एग्जाम पैटर्न्स देखे थे लास्ट 5-6 ईयर्स के, तो फिर वो पता भी चला कि पैटर्न चेंज हुआ है, एंड देन उस हिसाब से मेरी फोकस भी चेंज हुई। थर्डली फाउंडेशनल बुक्स, एनसीईआरटी सबसे पहले मैंने उनसे पढ़ा, अपना सेल्फ नोट्स भी बनाए एनसीईआरटी से, एंड देन मैं शिफ्ट की जो हायर बुक्स होते हैं रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के, उसके ऊपर। मेरा एक चीज जो कांस्टेंट रहा है इन माय प्रिपरेशन हैज बीन न्यूज़पेपर रीडिंग। मैंने स्टार्टिंग डे से न्यूज़पेपर पढ़ा। पहले मुझे ज्यादा समय लगता था पेपर पढ़ने में एंड समझने में कि क्या चल रहा है, बिकॉज वो एक लेमैन लैंग्वेज में लोग पढ़ते हैं। बट एक जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपको समझ में आता है, अच्छा ये मैंने यहाँ पढ़ा था, ये मैंने यहाँ पढ़ा था, तो वो उस टाइम पे क्लिक होना शुरू करता है। फिर मैं एक इसके लिए कॉपी भी बनाई थी। तो न्यूज़पेपर रीडिंग में जैसे पॉलिटी का हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, जैसे इन्वायरमेंट में प्लेसेस इन न्यूज़ जो होते हैं, तो वो सब में, क्योंकि प्रीलिम्स में उनसे क्वेश्चंस आपके हिट कर सकते हैं, तो मैंने वो सेक्शन डिवाइड करके, पॉलिटी में कुछ केस जजमेंट आ गए, फॉर एग्जांपल स्पीडी ट्रायल का रिसेंटली अभी केस जजमेंट आया था, ट्रांसजेंडर राइट्स पे केस जजमेंट आया था, तो वो जजमेंट्स आपको कन्वेंशनली नहीं मिलेंगे, तो वो आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उससे आपको मिलेंगे। तो जैसे आपने बताया ना, जजमेंट्स आप कह भी रही थी अभी कि जो आपका इंटरव्यू हुआ, तो उसमें भी आपसे जजमेंट से रिलेटेड सवाल कुछ पूछे गए, तो वो जो बेनिफिट था वो आपको वहां तक जो है वो मिला। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके,
तो जैसे आपने बताया कि एनसीईआरटी से शुरुआत करो और जो सिलेबस है वो सबसे अहम है कि सिलेबस और पीवाईक्यू। तो ये बताइए कि देखिए अभी तो 72nd बीपीएससी आने वाला है और आपने जो है वो 72nd बीपीएससी को भी कहीं ना कहीं माइंड में रखा ही होगा क्योंकि रिजल्ट तो आया नहीं था और 71st का भी आप मेंस दी हैं तो उसके लिए तो मतलब लगातार ये 70, 71st, 72nd इसमें आपने प्रीलिम्स भी क्लियर मतलब 72nd में तो प्रीलिम्स होता हालांकि वो भी आप क्लियर करती। तो इसमें जो डायनेमिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे मान लो करंट अफेयर्स है, इकोनॉमिक्स है, इसके लिए क्या किया जाए फिर या फिर साइंस टेक है तो इसके लिए कैसे क्या अप्रोच अपनाया जाए? सर सबसे पहले वो सब में भी फाउंडेशनल जरूरी है। सेकेंडली आप जब का एक फाउंडेशन आपका जब बिल्ड हो जाएगा देन यू कैन मूव ऑन टू आपका डिफरेंट जो जैसे फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स में मैं आपके वीडियोस देखती थी, वो बीपीएससी में मुझे बहुत हेल्प किया क्योंकि आप एक मंथली कंपाइलेशन भी लाते थे एंड एग्जाम से पहले आपका एक 7 डेज मैराथन हुआ था, तो उसमें बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे का था। तो वो बिकॉज वो फैक्ट्स हैं, आपको वहां पे एकदम एग्जाम के 1-2 दिन पहले ही उसे याद करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर आप भूल जाइएगा। तो वो मुझे बहुत हेल्प किया। इकोनॉमिक्स में भी आपके अगेन पहले एनसीईआरटी की एंड देन ऊपर आपके में क्लासरूम प्रोग्राम में मैं आपके साथ रही थी, तो आपने जो बताया तो उस वक्त वो हिट भी करता है कि आप कहाँ लाइक where to connect the dots because dynamic subjects है, so you need to connect the dots की ट्रेड पॉलिसी है फॉर एग्जांपल, तो इंडिया क्या कर रहा है, अभी क्या पोजीशन है, बिहार में क्या है। सो दैट इज हाउ यस ट्रेड पॉलिसी आज भी आपको याद है जी क्लासरूम वाली बात क्लास में बोला था वेरी इंपॉर्टेंट। तो होता है क्या ना कि बहुत बार जब इंडस्ट्री के सवाल भी पूछते हैं तो वो ट्रेड पॉलिसी उसमें आ जाता है। तो ये तो चीजें आपकी प्रीलिम्स की थी। जैसे मैंने आपका मेंस का कॉपी देखा तो ये कॉपी देख करके भी जैसे मुझे याद आ रहा था कि भाई ये सब जो है मैंने आपको लिखाया था। तो मेंस में किस प्रकार से आपने फोकस किया करंट अफेयर्स और इकोनॉमी इस तरह के सब्जेक्ट्स को क्योंकि ये सब सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं प्लस एस्से ये सब सब्जेक्ट ऐसे हैं ना जो बिल्कुल डायनेमिक है उसमें क्या ही पूछेगा कुछ भी नहीं पता। तो वो आपने कैसे कवर किया मतलब मेंस का किस प्रकार से आपका कवरेज रहा एक डायनेमिक का ही बता दीजिए और एक स्टैटिक पोर्शन का ही बता दीजिए। जी सर, तो मैं तीनों को एक बार जी 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 शेयर करूंगी सर। ऐसे के लिए आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि पहली बात वो आपका फ्लो ऑफ थॉट्स आना चाहिए, स्ट्रक्चरिंग होना चाहिए और एक टॉपिक को आप कितने डायमेंशन से खोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल करप्शन, तो करप्शन में एक लेमन आएगा ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, बट वो सिर्फ नहीं होता है करप्शन, और आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से भी करप्शन खोल सकते हैं। वहां पे अर्थशास्त्र का कौटिल्य के बहुत इंपॉर्टेंट कोट्स भी हैं जो आप उसको कोट करिएगा तो वो आएगा। तो ऐसे में इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आप एक टॉपिक को कितने डायमेंशन से खोल सकते हैं। इन्वायरमेंटल करप्शन, सोसाइटल करप्शन, करप्शन इन जेंडर जस्टिस, तो ये सारे टॉपिक्स आपके ऐसे में वो वैल्यू ऐड करेंगे जो आपको अच्छा मार्क्स फेच करेंगे। एंड कोट्स आप डाल सकते हैं, एनेक्डोट्स डाल सकते हैं, वो सब हेल्प करता है। कमिंग टू जीएस1, सो जीएस1 में सर जो स्टैटिक पोर्शन है हिस्ट्री, सर हिस्ट्री चेंज नहीं होता है, हिस्ट्री इज द सेम। आपको वहां पे करना है, आप जब आंसर लिख रहे हो तो हाउ कैन यू बी बेटर देन एवरीबडी एल्सेस। तो वहां पे फॉर एग्जांपल स्पेशली जब आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन है मॉडर्न एम्पायर पे, तो आप वहां पे डायग्राम्स बनाओ, आप फ्लो चार्ट बनाओ, तब आपका जो रिप्रेजेंटेशन है इट विल लुक गुड। तो टीचर एंड जो होता है इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, वो भी एक मेजर फैक्टर प्ले करता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे करंट अफेयर्स हो गया, आईआर के पार्ट हो गए, तो वहां पे कीवर्ड्स होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आईआर में आप डेफिनेटिव कीवर्ड्स आप डालें। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने हमें क्लासरूम में बताया था कि मैं देख भी रहा था कीवर्ड्स आप अलग से भी लिखी हुई है कहीं कहीं पर। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका सॉफ्ट इंडिया का सॉफ्ट डिप्लोमेसी है या इंक्लूसिव ग्रोथ है, तो वो कीवर्ड्स आप डाल के आप उसको हाईलाइट करिएगा अपने आंसर्स में, तो इट लुक्स गुड। एंड देन डीआई में तो इट्स प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कमिंग टू जीएस2 सर डायनेमिक है, काफी डायनेमिक है इन नेचर। वहां पे इन पॉलिटी आप आंसर्स लिख रहे हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के साथ उसको आपको कनोट करना पड़ेगा, बिकॉज राइट नाउ बीपीएससी आप देख रहे हैं कि वहां पे वो खुद बोल रहा है कि एक्सप्लिसिटली उसको आप सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के साथ करें। तो इट्स इंपॉर्टेंट वहां पे फिर मेरा न्यूज़पेपर रीडिंग है, जो कन्वेंशनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स है वो तो है ही है, लेकिन फॉर एग्जांपल कुछ आप अपना एक एड ऑन जजमेंट डाल दिए जो रिसेंट 2023-2024 में हुआ है, तो वो अप टू डेटेड लगता है। एंड कमीशन रिपोर्ट्स होते हैं, देन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी वाले पार्ट, तो हमारे 70th में ज्योग्राफी कोर ज्योग्राफी पूछ दिया था, बिल्कुल कोर आया था। तो उस वक्त मेरी एनसीईआरटी रीडिंग ने मुझे हेल्प किया था। तो एनसीईआरटी में वो पैंजिया पैंथेला, तो मैंने डायग्राम्स बनाए थे उसमें, तो प्रोबेबली आई फेच गुड मार्क्स इन दैट। एंड साइंस एंड टेक अगेन वेरी डायनेमिक, अभी एआई एंड ऑल ऑफ दैट, तो वहां पे भी आपको एक फोकस्ड जो मटेरियल है वहां पे भी आपको एक फाउंडेशनल अपना बनाना पड़ेगा। एंड फोकस मटेरियल जैसे उसमें मुझे स्टडी आईक्यू के मटेरियल्स ने हेल्प किया था, बिकॉज वहां पे मुझे एक फोकस्ड मटेरियल्स मिले, तो वहां से मैंने एसएनटी के लिए उसको पिकअप किया था।
तो जैसे आपने स्टडी आईक्यू का नाम ही ले लिया, तो थोड़ा सा स्टडी आईक्यू बारे में पूछ लेते हैं, क्योंकि देखिए स्टडी आईक्यू तो अब बीपीएससी में भी बढ़िया कर रहा है और बढ़िया टीम बन चुकी है, और यूपीएससी में स्टडी आईक्यू, आप चूंकि यूपीएससी की तैयारी से आई हैं तो पक्का आप जुड़ी हुई होंगी। तो कैसे आपको स्टडी आईक्यू ने इस तैयारी में अगर हेल्प किया, अगर मैं पूछूं कि एक शेप दिया, क्योंकि देखिए पढ़ना तो खुद स्टूडेंट को ही पड़ता है, लेकिन एक शेप जो है ना वो बाहर से गाइडेंस मिलता है, जैसे मम्मी पापा का गाइडेंस होता है, कंटेंट में कोचिंग का गाइडेंस होता है, तो वो किस प्रकार से आपको हेल्प किया? जी सर, सर स्टडी आईक्यू का सर जो मटेरियल्स होते थे, जो हैंडआउट्स आते थे मार्केट में, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, बिकॉज उसमें मुझे टू द पॉइंट जो कंटेंट होता है वो मिला, ज्यादा उसमें लाइक इलैबोरेटिव नहीं था, लाइक टू द पॉइंट व्हाट आई नीडेड। तो वो जो होता है ना एड ऑन्स टू योर आंसर, जो आपके एड ऑन करते हैं, तो वो सब में मुझे वहाँ पे हेल्प हुई थी काफी। चलिए, तो मतलब कि आपको जो है वो एक रिसोर्सेस के तौर पर काफी ज्यादा जो है वो बेनिफिट मिला है। इसके अलावा जो है वो जैसे माँ पिताजी का जो सपोर्ट रहा है, क्योंकि देखिए एक फीमेल होने के नाते आपको बिहार में पता है कि बहुत ज्यादा जो है वो शादी का प्रेशर रहता है कि जल्दी से जल्दी क्लियर करो एग्जाम, एक एज बढ़ रहा है, सोसाइटी का प्रेशर, माँ पापा से ज्यादा तो सोसाइटी आजकल प्रेशर देता है। तो आपको कैसा लग रहा है कि जो जैसे किस प्रकार से आपको माँ पापा का सपोर्ट मिला है, ये थोड़ा सा, क्योंकि देखिए इसके लिए ना बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो घर से निकल भी नहीं पाती, उनको घर में ही उनका जो टैलेंट है वो दब जाता है, तो उनके लिए आप कुछ क्या थोड़ा सा बताएंगे कि किस प्रकार से सपोर्ट रहा? सर मैं तो बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट समझती हूँ कि मेरे पेरेंट्स दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट जो कि प्रेवलेंट है अभी सोसाइटी में। उन्होंने मुझे हमेशा पुश किया, माय फादर, उन्होंने कभी, और ये सिविल सर्विस का बहुत बच्चों को होता है कि उनके पेरेंट्स भी पुश करते हैं कि आप करिए, इट वाज एंटायरली माय डिसीजन, और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, बी इट एनीथिंग लाइक, वो सपोर्ट जब फाउंडेशनल बेस आपके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तो सोसाइटी क्या कहती है फिर वो मैटर नहीं करता है। एंड सोसाइटी, आप जब एक मुकाम हासिल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अपने आप को एक समझती हूँ कि मैं जस्ट एंटर कर रही हूँ उस पोजीशन पे, तो आई विल ट्राई टू वर्क फॉर इट, कि मैं वहाँ पे जो भी मुझसे आए तो मैं अपनी जो भी लिटिल वेज में मैं उनको, आई वुड लाइक टू एम्पावर देम। ओके, तो मतलब इस तैयारी में मम्मी पापा बहन इसका जो है वो एक बड़ा रोल आपको जो है वो दिखता है। तो जैसे अब यहाँ पर थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू में जो आपसे सवाल पूछे गए, तो थोड़ा बहुत बता सकते हैं आप कि किसका बोर्ड था या किस प्रकार से सवाल जो है वो इंटरव्यू में पूछे गए? जी सर, सर बोर्ड मेरा दीप्ति मैम का बोर्ड था, एंड लाइक मेरी इंटरव्यू 20 से 25 मिनट चली थी। सर इंटरव्यू में मुझसे बहुत डायनामिक क्वेश्चंस पूछे, वेरियस नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को टच किया गया। मेरे हॉबीज से भी क्वेश्चन पूछे, आईआर से क्वेश्चन पूछे गए, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए, मेरी ग्रेजुएशन थी मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, तो उससे रिलेटेड जो सेमीकंडक्टर मिशन है अभी इंडिया का, तो उससे मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, एंड ट्रम्प एंड टैरिफ से भी क्वेश्चन, बिकॉज उस वक्त हॉट टॉपिक्स थे वो सब, तो उन सबसे क्वेश्चंस पूछे गए। सर जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ तो सीईसी का उस वक्त इशू चल रहा था एंड ऑपोजिशन उसको प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो मुझसे ये पूछा गया कि आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपका क्या ओपिनियन है कि वो क्यों उस चीज को अपोज कर रहे हैं। तो आप वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कोट किया था, अनु बेरेवाल का केस जजमेंट, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि उसमें क्या कॉम्पोजिशन था, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कॉम्पोजिशन किया एंड अभी क्या कॉम्पोजिशन है। फिर एक आईआर का भी क्वेश्चन मुझे मेरे दिमाग में आ रहा है, उनसे मुझसे पूछा था कि इंडिया के जितने नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ उनकी फॉरेन पॉलिसी बताइए, द पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस काइंड ऑफ, तो ये तो बहुत बढ़िया, मतलब सवाल तो बहुत बढ़िया आया था। और जैसे मैं आपको बता दूं कि देखिए क्लास में जब एक टीचर पढ़ाता है तो किसी किसी से आइडिया भी लग जाता है कि भाई ये सिलेक्शन होगा। तो जब मैं इनको क्लास में पढ़ाता था, इनका सीरियसनेस देख करके, जैसे ये बहुत बार पूछती थी सर कौन सा कीवर्ड्स इस्तेमाल करें, तो मुझे तो जैसे आज मैं आपको बता भी रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि डीवाईएसपी मिला, और अगर एसडीएम नहीं मिला है तो, अगर नहीं मिला है फर्स्ट चॉइस है तब, क्योंकि मेरी तो इच्छा है कि आप डीवाईएसपी रहे, लेकिन अगर नहीं मिला है तो इसमें आयोग की गलती, इनकी गलती तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो मतलब कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, क्योंकि मैंने आपको देखा है ना कि आप बहुत ज्यादा क्लास में अटेंटिव रहती थी। देखिए उस समय टीचर नहीं बताता है क्योंकि उसको लगता है कि भाई अभी बता देंगे तो होता ना कि फुल के गुब्बारा हो जाएगा सामने वाला, कह रहे मैं तो बहुत पढ़ती हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा अटेंटिव, बहुत ज्यादा सीरियसनेस, तो लिटरली मतलब यू डिजर्व इट। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे जो है वो शायद, मुझे लगता है आपका यूपीएससी का भी प्लान है, क्योंकि उसी की सपना लेकर के आप जो है वो यहाँ आई थी, तो यूपीएससी में भी आप सफल होंगी, और मैं तो यही से मंच से बोल के जा रहा हूँ कि आपको सफलता मिलेगी अगर आप यूपीएससी में देंगे तो अब अगर मैं ये पूछूं कि देखिए 72nd बीपीएससी 26 जुलाई को है, इसके लिए आपने पूरी तैयारी तो आपने भी करी होगी, तो एक लास्ट जो है ना वो मैं चाहूंगा कि जो मेजर सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री हो गया, करंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, तो जो मेजर सब्जेक्ट लगता है आपको, उसके बारे में थोड़ा सा आप बच्चों को
गाइड कर दें। सर अभी 72nd बीपीएससी है बट ज्यादा टाइम अभी बाकी है नहीं, तो अभी इट्स टाइम टू Yes. रिवाइज एंड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। तो मेजर मेजर सर जैसे हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री है, वहाँ पे वेटेज रहती है, तो आप जो भी वर्ड्स हैं एंड जो डेट्स हैं एंड आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उस टाइम पे, इट्स नाउ इट्स द टाइम फॉर रिविजन। आपको रिविजन करना पड़ेगा। इकोनॉमी में आपको बजट, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा वगैरह आपको अभी लिख लेना है, जो कि आप फाइनल डे पे बस लास्ट 2 डेज आप रिवाइज करके जाओगे। एंड अदर सब्जेक्ट जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी वगैरह है, तो वो सब का भी आपको लाइक अप टू डेट जो न्यूज में रहा है वो सब का आपको करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स का जो कंपाइलेशन आता है अभी लास्ट के टाइम में, जिन्होंने नहीं किया है उनको हेल्प करेगा, और जिन्होंने किया है उनको रिवाइज करना है। सो आई वुड फील सर अभी का टाइम इट्स फॉर रिविजन एंड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। ओके, तो जैसे देखो मैं तो करंट डेली भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो आपने तो देखा ही होगा। तो आपको जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे से सवाल पूछते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप तो इस एग्जाम को क्लियर की, कि सर करंट डेली करें, वीकली करें, मंथली करें। अब जैसे एज ए टीचर मैं तो बोलता हूँ भाई डेली करो, मतलब, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या करंट एक डेली वाली प्रक्रिया है या फिर करंट एक मंथली प्रक्रिया है, कैसा प्रक्रिया है? मतलब अगर छात्रों को वीडियो देखना हो या फिर क्लासेस करनी हो, कुछ भी करना हो, तो क्या उनको डेली देखना चाहिए? नहीं, एक बार मंथ में देख लिया, एक बार वीक में देख लिया। आपके हिसाब से कौन सी स्ट्रेटेजी सबसे सुटेबल है? सर मैं तो अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में ही बात कर सकूंगी। सर मैं रिलीजियसली न्यूज़पेपर्स पढ़ती थी। आई हैव नेवर मिस्ड वन डे। तो वो न्यूज़पेपर ने मेरा एक जो हो रहा है, एटलीस्ट आई गेट एन आइडिया कि क्या चल रहा है रिगार्डिंग लाइक नेशनल, इंटरनेशनल, व्हाटएवर इट इज। एंड जब एग्जाम आप एक मैगजीन ले सकते हैं, इफ यू वांट मंथली मैगजीन आते हैं, या आपको जब क्लासेस करने होते हैं, मैं स्पेशली जो है मैं करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर्स पे बहुत रिलाई की थी, देन मैगजीन्स पे मैं रिलाई करती थी। एंड फाइनली जब एग्जाम्स आते थे, क्योंकि एक क्विक रिविजन चाहिए होता है करंट अफेयर्स का, तो उस टाइम पे जो कंपाइलेशन आप लाते थे, तो मैं उस चीज पे आया। तो डेली जो जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जिनको न्यूज़पेपर समझ में नहीं आता है, तो वो मुझे लगता है कि उनको डेली ही फोकस करना चाहिए। करंट अफेयर्स ऐसा है कि आप डेली करोगे तो इवन इफ यू आर नॉट मगिंग इट अप, एटलीस्ट यू नो दैट व्हाट्स हैपनिंग, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लास्ट में जब हम लोग, अब तो इंटरव्यू को हम लोग कंक्लूड करते हैं, और बस हम एक चाहते हैं कि आप लास्ट जो मैसेज है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी दे रहे होंगे, बहुत सारी बच्चियां आपको देख रही होंगी, तो एक लास्ट मैसेज जो है वो आप दे दे, ताकि बच्चों को भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। सर इन व्हाटएवर कैपेसिटी आया, मैं तो यही बोलूंगी कि लाइक हुएवर इज इन द जर्नी ऑफ द सिविल सर्विसेज, जर्नी इज टफ। आपको हाईज एंड लोज दोनों फेस करना होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज योर डिटर्मिनेशन, योर विल, कि आप कितना अपने आप को पुश कर सकते हैं टुवर्ड्स इट, बिकॉज लो डे सबको ही फेस करता है, बट आप अपने आप को कैसे उठाते हैं, एंड पॉजिटिविटी। At the end of the day, आपको पॉजिटिव रहना है, डिटरमाइंड रहना है, एंड यू विल गेट इट। एंड टू द women एंड द गर्ल्स आउट देयर, इट इज अबाउट योर, आपके जो इनर कॉन्शियस है, आपको पता है कि आप क्यों कर रहे हैं, एंड इट इज अ बेटर लाइफ जो है, तो आपको अपना पूरा मेहनत करना है, एंड यू विल गेट। तो एग्जाम के लिए आपने जैसे बताया शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो कोई भी एक शॉर्ट नोट्स का, जैसे कोई भी आपने जो बनाया हो, उसका एक जो डेमो है, जो तस्वीर है, वो मुझे चाहिए होगा, ताकि क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना सर कि मैं क्या बनाऊं, मुझे लगता है कि पूरा ही सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसा बहुत बार होता है ना। तो अगर आप वो बच्चों को अगर दे पाए, तो उससे एक बेसिक, जैसे होता है ना कि एक भी पेज, तो उससे कोई भी एक न्यूज का, तो वो आइडिया लगेगा, तो वो आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। और भाव्या थी, इन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी आपको बताई, प्रीलिम्स से लेकर के मेंस इंटरव्यू, फिर साथ ही साथ ये भी बताया उन्होंने कि किस प्रकार से ये करंट अफेयर्स में फॉलो करती थी, कैसे क्या करती थी, और स्टडी आईक्यू के कंटेंट के बारे में भी बात इन्होंने करी। तो भाभी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करेंगे कि आप इसी तरीके से तरक्की करते रहें। सर आई वुड ऐड ऑन टू वन थिंग, हम एज स्टूडेंट्स देखते हैं टॉपर्स का वीडियो, यू नो, टू बी सिटिंग हियर एंड गिविंग वन सच इज अ ड्रीम कम ट्रू, एंड थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए मैं स्पेशली आपके लिए जो है वो इंटरव्यू, मैं सोचा भाई मैं ही इनका इंटरव्यू लूंगा। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।